Welcome everyone to this amazing super fast revision lecture of accountancy of class 12th। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो क्या है अब। तो अभी तक हम लोगों ने चैप्टर 1 कंप्लीट किया है, ठीक है। इसके अलावा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल नाम का एक टॉपिक है, वो कंप्लीट किया है। नाउ अब हम लोग वी आर जस्ट मूविंग अहेड टू आवर मेन चंक ऑफ पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप का जो मेन टॉपिक है वो आप देखो, उसको समझने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है, या फिर इसको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी कहते हैं। इनफैक्ट आपको बुक में एक क्वेश्चन भी मिलेगा टू डिफरेंशिएट बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो देखो, जब भी पार्टनरशिप डीड में कोई चेंजेस आते हैं तो उसके वजह से जो हमारा पुराना पार्टनरशिप है, जो पुराना रिलेशन है, वो डिसॉल्व हो जाता है और एक नया रिलेशन क्रिएट होता है। उसी को कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। वहां पे बिजनेस कंटिन्यू रहता है, बिजनेस बंद नहीं होता। बट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में जो आपका लास्ट टॉपिक है, वहां पे पूरा का पूरा बिजनेस ही बंद हो जाता है, ठीक है। तो ये मेजर मोटा मोटी डिफरेंस है। अब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की बात करें हम लोग, तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप तो कई वजहों से हो सकता है, पर हमारे कंसर्न के लिए ये 3 कारण हैं जिसके वजह से डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है। पहला, चेंज इन पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई बदलाव हो गया तो पुराना पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगा, नया पार्टनरशिप चला आएगा। या फिर एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, को नया पार्टनर एंटर कर जाता है तो हो जाता है। या फिर रिटायरमेंट और डेथ, दोनों में से किसी वजह से। तो ये आपके अलग अलग चैप्टर मिलेंगे आपके बुक में, पर इनके कुछ एडजस्टमेंट हैं जो कॉमन है। इसमें भी करना है, इसमें भी और इसमें भी, तीनों में करना है। तो हम उन तीनों को अलग अलग ना करके इकट्ठा करेंगे ताकि हमारा टाइम सेव हो। ओके, चलिए, तो मैं उन कॉमन एडजस्टमेंट के बारे में पहले बात करूंगा। इससे आपका ये तीनों टॉपिक ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। रिटायरमेंट एंड डेथ में कुछ पॉइंट्स बच जाएंगे जो हम लोग अलग से कवर करेंगे, अदरवाइज ये दोनों तो आपका पूरा कवर हो जाएगा। चलिए, वो कॉमन एडजस्टमेंट क्या है उसके बारे में बात कर लें। तो सबसे पहले रेशियो। एक रेशियो आपने एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ा होगा, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रेशियो वो अलग है, वो अकाउंटिंग रेशियो है वो अलग है, और ये पार्टनरशिप का रेशियो है, ये जस्ट लाइक मैथ्स वाला रेशियो है, ठीक है। दूसरा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। हम लोगों ने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल सीखा है, पर गुडविल का एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है जो मैंने आपको उस टाइम में भी कहा था। यहां पे इसका जर्नल एंट्री वगैरह करना सीखना है। तीसरा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। इसका भी कुछ जर्नल एंट्री है, वो हम लोग सीखेंगे। इसके साथ 2 स्पेसिफिक रिजर्व है वो भी सीखेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड रिवैल्यूएशन रिजर्व। नेक्स्ट, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, ये भी सीखेंगे हम लोग, इसका जर्नल भी और इसका लेजर बनाना भी। कैपिटल एडजस्टमेंट, ये भी सीखेंगे हम लोग। एंड एट लास्ट, हिडन गुडविल। तो देखो, ये जो टॉपिक है, ये सब करने के बाद, इसके बाद लास्ट में हम लोग वो बड़ा वाला क्वेश्चन है इसके बाद ही कर पाएंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में छोटे क्वेश्चन भी आते हैं, बड़े क्वेश्चन भी आते हैं। तो हो सकता है इन दोनों टॉपिक को मिला के क्वेश्चन आ जाए 3 मार्क्स में, वो भी चलेगा, या अकेला इससे भी आ जाए, या फिर सिर्फ इससे आ जाए, या ये तीनों मिला के आ जाए, या इन चारों को मिला के आ जाए, या फिर इन 5 को मिला के आ जाए। जो बड़ा वाला क्वेश्चन बनता है उसमें ये 5 पॉइंट होता है कवर, ठीक है। वो 6 मार्क्स में आता है, एक क्वेश्चन आपका हर एग्जाम में आएगा, वो आता ही आता है, ठीक है। तो आपको ये सब समझना होगा एक बंडल में। तो चलिए हम लोग सीधा स्टार्ट करते हैं रेशियो से। तो देखो, रेशियो आपके पास जो बुक है, डीके गोयल या टीएस ग्रेवाल जो भी बुक है, आप उसके एडमिशन वाले पार्ट का रेशियो देखना, क्योंकि एडमिशन का रेशियो अगर समझ गए तो बाकी दोनों चैप्टर का रेशियो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। बहुत इजी है बाकी दोनों का रेशियो। जो थोड़ा बहुत कंसेप्ट है वो एडमिशन वाले रेशियो में ही है। तो उसमें बेसिकली मैंने उसमें जितने भी कॉन्सेप्ट है उन सबको 3 केसेस में बांटा है। रेशियो को बुक में ही मिल जाएगा आपको। वैसे तो और भी कैटेगरी होता है रेशियो निकालने का, उसमें से 1-2 केस हम लोग क्वेश्चन के साथ कवर करेंगे, पर अभी मैं आपको बस वही कॉन्सेप्ट कराऊंगा
जो स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम में आता है, जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं। तो चलो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना। अगर आपको क्वेश्चन में एनपीएस निकालना हो तो कैसे निकालोगे? तो देखो पहला केस, व्हेन ओनली द रेशियो ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन। अगर क्वेश्चन में सिर्फ न्यू पार्टनर का रेशियो दिया रहे तब आप कैसे निकालोगे? तो यहां पे ध्यान रखना, इन द एब्सेंस ऑफ एनी अदर एग्रीमेंट, अगर कोई और इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो इट इज प्रिज्यूम दैट old partner will continue to share the remaining profit in same ratio in which they were sharing before the admission of the new partner। अब ये क्या बोला, ये समझने के लिए मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है। देखो ये भी मैंने आपके बुक से ही लिया है। 3 पार्टनर है ए बी सी, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है आपको दिया हुआ 5:4:3। डी वॉज एडमिटेड फॉर 10%। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आपको एग्जाम में 10% या 1/10 ऐसे भी दे सकता है। तो 10% देके कंफ्यूज मत होना, 10% मत होता 10/100, तो इसको काटोगे तो क्या होगा 1/10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपको प्रिपेयर रहना है। इसका सॉल्यूशन क्या है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं? तो सबसे पहले डी शेयर को फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट कर लो। तो 10% को हम लोग लिख सकते हैं 1/10 इस तरीके से। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तरीका आपको हमेशा याद रखना है, ऐसे केस में जहां पे सिर्फ इनकमिंग पार्टनर मतलब न्यू पार्टनर का रेशियो दिया हुआ है, ओल्ड पार्टनर का कुछ नहीं बताया है, तो आप क्या मानोगे? इनकमिंग का तो 1/10 हो गया, चलो ठीक है, बाकी को कैसे मिलेगा? तो हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि जो बाकी बच गया है ना अमाउंट, उस शेयर को ही ये लोग इस रेशियो में बांटेंगे। तो किसी भी फर्म का जो टोटल प्रॉफिट होता है, वो हमेशा 1 के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन का शुरुआती होगा, लेट द टोटल शेयर बी 1। आप ऐसे लिखोगे, मान लो कि पूरा शेयर 1 के बराबर है। अगर 1 के बराबर है तो रिमेनिंग शेयर क्या होगा? तो रिमेनिंग शेयर यहां पे लगता है मिसप्रिंट हो गया, लिखना रह गया, यहां पे होना चाहिए था let the total share be 1। टोटल शेयर हमेशा 1 अज्यूम करते हैं। अगर टोटल शेयर 1 है तो सेकंड स्टेप हो जाएगा रिमेनिंग शेयर। तो रिमेनिंग शेयर कितना होगा 1 - 1/10, 1 - 1/10। अब इसका एलसीएम निकालना आपको आना चाहिए। एलसीएम निकालोगे तो 10 - 1 मतलब 9/10। तो रिमेनिंग शेयर कितना बच गया 9/10। ठीक है, नाउ अब इस रिमेनिंग शेयर को ए बी और सी किस रेशियो में बांटेंगे? तो अपने ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। वही मैंने यहां लिखा, ए बी सी विल शेयर रिमेनिंग शेयर इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैसे? तो देखो रिमेनिंग शेयर 9/10 है, तो 9/10 का 543 ये कितना हो जाता है इनका टोटल? 549, 9 + 3 12। तो 5/12 ऑफ 9/10 मतलब 15/40 ए लेगा। अगेन 4/12 ऑफ 9/10 मतलब 12/40 बी लेगा। 3/12 ऑफ 9/10 मतलब 9/40 सी लेगा। इस तरीके से निकलेगा। अब यहां देखो डी का शेयर 1/10 है, इनका बेस 40 40 40 है, इसका बेस 10 है। तो मैथ्स के रूल के हिसाब से जब तक बेस सेम नहीं होगा आप बेस हटा नहीं सकते, और हमको बेस हटाना है क्योंकि हमको डिनोमिनेटर नहीं लेना, न्यूमरेटर लेना है। तो बेस हटाने का मैथ्स का फॉर्मूला क्या होता है, आप सबका एलसीएम ले लो। तो 15/40, 12/40, 9/40, 1/10, इसका एलसीएम करोगे तो देखो यहाँ पे 4 हो जाएगा। या फिर सिंपली एक तरीका और है, 1/10 को आप ऐसे नंबर से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दो जो सेम हो। सेम नंबर से डिवाइड भी करना है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई भी करना है, ये भी मैथ्स का रूल है, ताकि बेस मेरा 40 हो जाए। तो 10 को अगर 4/4 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई दोनों कर देंगे तो आप देखो 1/10 को अगर हम 4/4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 4/40।
ठीक है, एलसीएम में भी वही होना है। यहाँ देखो एलसीएम निकालें तो क्या निकल के आया, 10, 15, ये 10 मिसप्रिंट हो गया है, आप इसको इग्नोर कर दो। यहाँ देखो 15, 12, 9, 4 बाई 40। अब बेस मेरा सेम हो गया। जब बेस सेम हो जाता है तो बेस को हटा सकते हैं। तो फाइनल रेशियो क्या निकल गया है, 15, 12, 9, 4। अब एक बार चेक कर लो, क्या ये चारों चारों अगर सेम नंबर से अगर कट सकता है तब तो काटेंगे, पर नहीं। जैसे 15 3 से डिविजिबल है, 12 भी 3 से डिविजिबल है, 9 भी 3 से डिविजिबल, पर 4 3 से डिविजिबल नहीं है। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये छोटा होता कटता अगर एक ही नंबर से चारों कट जाता तो, पर अगर एक भी नहीं कट रहा है तो फिर वही आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। अगर एग्जाम में टाइम कम पड़ जाए और आप यहां तक भी पहुंचते हो तो भी आपको नंबर मिल जाएगा, ज्यादा मार्क्स नहीं कटते, हाफ मार्क्स कटेगा बहुत तो बहुत। चलो आगे देखें नेक्स्ट केस। इसको मैंने केस नंबर 2 को दो पार्ट में बांटा, ए और बी, क्योंकि दोनों सिमिलर है, बस थोड़ा बहुत का डिफरेंस है। यहां देखिए केस नंबर 2A, यहां पे एक वर्ड को ध्यान रखना, फ्रॉम। आप यहां पे एक इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसको आपको ध्यान रखना है। कौन सा वर्ड, फ्रॉम को। ठीक है, ये वर्ड ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पे पूरा कॉन्सेप्ट है। ये कहता क्या है, देख लो इसको। When the new partner purchases his share of profit from the old partners equally, ठीक है, अगर फ्रॉम वर्ड मिला तो उसका यूज क्या करना वो हम लोग अभी देखेंगे। इन सच केस, अगर ऐसा सिचुएशन आएगा तो आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालोगे। तो न्यू पीएसआर यहां पे निकलता है, ओल्ड पार्टनर विल बी असर्टेन by new PSR of old partner will be ascertained by deducting the sacrifice made by them from their existing share of profit। मतलब जितना आपने सैक्रिफाइस किया, जितना आपने दिया सामने वाले को शेयर, उतना आपके ओल्ड शेयर में से माइनस कर दिया जाएगा, आपका न्यू शेयर निकल के आ जाएगा। अब इसको समझने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है। ये देखो राम श्याम दो पार्टनर है। अगेन ये एग्जांपल भी आपके बुक से ही है। Sharing profit and losses in the ratio of 7/10 and 3/10. They admit Gopi as a new partner for 1/6 share, which he acquire equally from Ram and Shyam. Calculate new profit sharing ratio of the partners. अब मैथ्स के रूल के हिसाब से 1/6 का हाफ अगर आप करोगे तो कई बच्चे करते हैं कि सर 1/6 का हाफ होता है 1/3, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, फ्रैक्शन में जब भी हम हाफ करते हैं तो बेस को डबल करना पड़ता है। यहां देखो 1/6 का जब हाफ करना होगा तो 1/2 करना होगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/12 हो जाएगा, ऐसे करना होता है। ठीक है, तो जब भी फ्रैक्शन को हाफ करना होगा तो बेस को डबल कर देना। तो यहाँ 1/6 का आया है, 1/6 से आया है तो 1/12 राम से लेगा, 1/12 श्याम से लेगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैंने फॉर्मेट तैयार किया है ताकि आपको इजिली समझ में आ जाए। देखो छोटा सा टेबल है, सीक्वेंस ये याद रखना है आपको, ओल्ड लेस न्यू। ठीक है, इसी स्टेप में बनाओगे तुरंत बन जाएगा, कभी गलती नहीं होगा। हमेशा पहले ओल्ड रेशियो लिख लेना। राम का ओल्ड रेशियो 7/10, 3 का 3, श्याम का 3/10, गोपी तो भी आया ही है, इसका तो होगा नहीं। लेस करोगे इसमें से शेयर अक्वायर्ड या परचेज, कितना शेयर अक्वायर किया है, तो राम से 1/6 का हाफ मतलब 1/12 अक्वायर किया है, श्याम से भी 1/6 का हाफ मतलब 1/12 अक्वायर किया है। ये 1/12 को ऐड कर दोगे तो गोपी का निकल के आ जाएगा, मतलब 2/12 1/6। तो अब राम और श्याम का न्यू रेशियो कैसे निकलेगा, तो 1/12 राम ने दिया, 1/12 श्याम ने दिया, तो राम के शेयर में से 1/12 माइनस कर दो तो राम का आ जाएगा। अगेन 3/10 में से 1/12 माइनस कर दो तो श्याम का आ जाएगा। अब यहाँ पे एलसीएम निकालना आपको आना चाहिए, तो 7/10 माइनस 1/12, तो 10 और 12 इन दोनों का जो कॉमन है वो 60 है, मतलब 60 वो अमाउंट है जो 10 से भी कट सकता है, 12 से भी कट सकता है, तो 60 ले लिया बेस में। इसको 10 से काटोगे तो 6 इंटू 7, 6 इंटू 7 42, और 12 से तो कट जाएगा 5 टाइम, 5 इंटू 1 5, तो 42 माइनस 5
37/60 इसका हो गया। सेम इसका भी निकालोगे, इसका होगा 13/60, इसका होगा 10/60। ये 10/60 कैसे आया? तो देखो यहाँ पे बेस अलग था, 2/12 प्लस 2/12, ठीक है, 2/12 प्लस 2/12 इज इक्वल टू हो जाता है, सॉरी ये सही था, मुझे लगा मिसप्रिंट है। यहाँ पे ये तो निकल के आ गया आपका 2/12, 2/12। अब 2/12 में बेस अलग है इसका, देखो यहाँ पे 60 है, यहाँ पे बेस 12 है, तो बेस को इक्वल करने के लिए मैंने सेम नंबर से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, तो क्या हो जाएगा 10/60। अब जब बेस सेम होगा तो बेस हम रिमूव कर सकते हैं, तो फाइनल आंसर क्या बनेगा 37, 13 एंड 10 से। अब ये तीनों अलग अलग हैं, डिविजिबल नहीं है एक नंबर से, तो यही आपका फाइनल आंसर बन के आ गया। चलो, आई होप क्लियर। सेम इसी तरीके से अगला केस भी है आपका। यहां पे डिफरेंस बस ये है, वहां पे इक्वली था, यहां भी सेम टर्म है आपका फ्रॉम ओल्ड पार्टनर इन अ पर्टिकुलर रेशियो, यहां पे आपको दिया रहेगा एक पर्टिकुलर रेशियो में लिया है। यहां भी सेम सिचुएशन, इन सच केस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी कैलकुलेटेड आफ्टर डिडक्टिंग sacrifice made by partner from his existing share of profit। देखो इसका एग्जांपल, ए और बी पार्टनर है, इनका ओल्ड रेशियो 7:3 है, सी एडमिट हुआ 3/7 के लिए, विच इट टुक 2/7 फ्रॉम ए एंड 1/7 फ्रॉम बी। यहाँ इक्वली नहीं बोला, एक सर्टेन रेशियो बता दिया और फ्रॉम वर्ड डाला, फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम वर्ड का बहुत इंपॉर्टेंस है। 2/7 फ्रॉम ए, 1/7 फ्रॉम बी, अगर ऐसे लिखेगा तो इसको कैसे निकालोगे आप, सीधा डिडक्ट कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो अगेन ओल्ड रेशियो ले लो ए और बी का, उसमें से लेस कर दो, 2/7 ए से लिया, 1/7 बी से लिया, तो निकालो 7/10 माइनस 2/7, तो इसका आएगा फाइनली आंसर 29/70। अगेन 3/10 माइनस 1/7, इसका आएगा 11/70। और इन दोनों से जो आपने लिया उन दोनों को सम अप ऐड कर दो, तो इसका निकल के आ जाएगा 3/7। अब इसका बेस सेम करने के लिए, बेस में 7 है, यहाँ 70 है, हम लोग क्या करेंगे, इनटू एंड डिवाइड दोनों सेम नंबर से करेंगे, 10/10, तो इसका कितना निकल के आएगा 30/70। अब जब एक बार बेस सेम आ गया है तो आप बेस हटा दो, तो फाइनल आंसर क्या निकल के आया 29:11:30। क्लियर। चलो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आ जाओ, थर्ड केस जो हमारा लास्ट है। इफ ओल्ड पार्टनर सरेंडर अ पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ, यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है, ऑफ। ये जो ऑफ है ये इंग्लिश वाला ऑफ नहीं है, ये ऑफ मैथ्स वाला ऑफ है। मैथ्स में जो बॉडमास का रूल है, बी फॉर ब्रैकेट ओ फॉर ऑफ, वही वाला ऑफ है ये। यहां पे ऑफ का मतलब क्या है, मल्टीप्लीकेशन। तो इफ द ओल्ड पार्टनर सरेंडर अ पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ देयर शेयर, जब आपको बोल देगा ऑफ देयर शेयर, तो आप समझ लेना कि यहां पे अलग तरीके से ट्रीटमेंट होता है, इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। इन सच केस न्यू पार्टनर शेयर इज कैलकुलेटेड by adding the surrendered portion of share by the old partners. Old partner share are calculated by deducting the surrendered share from their old share. इसको कैसे निकालते हैं देखिए जरा इलस्ट्रेशन। तो ए और बी पार्टनर है फर्म में, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7:3 है, सी एडमिट होता है और ए सैक्रिफाइस करता है 2/7 ऑफ his share in favor of C and B surrender 1/3 of his share in favor of C. Calculate new profit sharing ratio। तो यहाँ पे पहले अगेन सेम फॉर्मेट लेंगे हम लोग, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ओल्ड रेशियो आप पहले लिख लेना, शेयर अक्वायर्ड यहाँ निकालना आपको समझना है। तो देखो क्या बोला था, ए सैक्रिफाइस 2/7 ऑफ हिज शेयर, तो 2/7 ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन, उसका शेयर क्या था 7/10, तो 2/7 ऑफ 7/10 होता है 2/10, तो इसमें से ये माइनस होगा। गलती से आप 2/7 माइनस मत कर देना वरना आंसर गलत हो जाएगा। तो पहले मल्टीप्लाई करना, फिर उसका फ्रैक्शन निकालना, उसके बाद माइनस करना।
तो 7/10 में से देखो 2/10 मैंने माइनस किया है, ठीक है। अगेन सेम बी में भी 3/10 इसका ओल्ड शेयर है, उसका 1/3 ऑफ 3/10 वो होता है 1/10, तो 3/10 में से 1/10 माइनस करना, और जितना इन दोनों में से माइनस करोगे इन दोनों को यहाँ पे ऐड करोगे तो इसका शेयर निकल जाएगा। ओके, चलो इसको माइनस किया, एलसीएम निकाला तो इसका 5/10, इसका 2/10 और इसका 3/10। बेस सेम है तो बेस हटा दो, आपका फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा 5:2:3। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। अब एक छोटा सा और है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो किसको कहते हैं। तो देखो सैक्रिफाइसिंग का मतलब होता है त्यागना, त्याग देना। तो आप त्याग कब करते हो, जब कोई नया पार्टनर आता है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कब निकलता है, एडमिशन के केस में निकलता है। रिटायरमेंट एंड डेथ में गेनिंग होता है, एडमिशन में सैक्रिफाइसिंग होता है। तो सैक्रिफाइसिंग और कॉमन सी बात है, जब आप कुछ सैक्रिफाइस करते हो इसका मतलब किसी को कुछ देते हो। तो जब किसी को अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा दोगे तो तुम्हारा प्रॉफिट रिड्यूस होगा, इसका मतलब आपका ओल्ड प्रॉफिट रेशियो अब जो नया प्रॉफिट रेशियो निकल के आया उससे ज्यादा था। ओल्ड बड़ा था और न्यू छोटा है, इसलिए ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, इसमें कहीं भी रटने की जरूरत नहीं है। ओल्ड रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हमेशा बड़ा रहेगा और न्यू रेशियो हमेशा छोटा रहेगा। अगेन गेनिंग रेशियो में ठीक उल्टा हो जाएगा, गेनिंग रेशियो में आपका न्यू रेशियो ज्यादा हो जाएगा और ओल्ड कम था, तभी तो आप गेन करोगे तो आपका रेशियो बढ़ जाता है ना। तो गेनिंग में उल्टा हो जाता है, न्यू माइनस ओल्ड, और सैक्रिफाइसिंग में ओल्ड माइनस न्यू। लॉजिक समझ में आ गया। चलिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जो ध्यान रखना है न्यू पीएसआर निकालने में या सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने में। अनलेस स्टेटेड इन टू द कंट्रारी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द ओल्ड पार्टनर विल बी सेम एज देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब केस नंबर 1 की तरफ कह रहा है ये। केस 1 में कहते ना प्रिज्यूम कर लेते हैं, अगर कुछ क्वेश्चन कुछ ना बोले तो आप मान के चलना कि उनका जो न्यू रेशियो निकलेगा वो ओल्ड रेशियो जैसा ही होगा, अमाउंट बदल जाएगा पर रेशियो वही रहेगा। तो कई बार क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन ऐसा है, पहला केस आ गया तो ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो लगभग सेम ही रहता है। In the absence of any specific information, sacrificing ratio of the old partner will be same as their old profit sharing ratio। ठीक है, यहां पे जो सैक्रिफाइस करता है वो भी ओल्ड रेशियो में, तो हम लोग यहाँ पे पढ़े ही थे कि अगर कुछ नहीं बोलता है तो हम लोग सैक्रिफाइस किस रेशियो में करता है, हम लोग ओल्ड रेशियो में करता है। If nothing is mentioned about the profit sharing ratio of the old partner, then their profit sharing ratio is taken to be equal। ये तो हम लोग शुरू में ही पढ़े डीड में ही कि अगर कुछ ना बोला जाए तो प्रॉफिट हमेशा कैसे बढ़ता है, इक्वली बढ़ता है, 1:1। ठीक है, बस इतना ही पॉइंट आपको याद रखना है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में लोग कवर करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जो हमारा सेकंड एडजस्टमेंट है। ओके देन, थैंक यू। एक बार मैं फिर से बताऊं, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज कमेंट करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा और मैं आगे कंटेंट डालने के लिए ज़्यादा मोटिवेटेड रहूँगा। ठीक है, सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।